डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे नाम से ज़ाहिर है इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ होती है। इंफ्रारेड लाइट की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से कम होती है और इसकी वेवलेंथ होती है 2.5 टू 16 माइक्रोमीटर। और अगर इसको वेव नंबर में जो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का उसमें कन्वर्ट करें तो ये 4000 से लेके 625 पर सेंटीमीटर तक फॉल करती है। एक रीजन हम इंफ्रारेड में कहते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन और एक को कहते हैं फार इंफ्रारेड रीजन। डिपेंड करता है कि विजिबल रीजन के जो करीब है, जैसे 0.8 टू 2.5 माइक्रोमीटर नियर है तो उसको नियर कहते हैं, और 16 टू 10⁻³ जो है माइक्रोमीटर जो है वो फार है आपके विजिबल रीजन से, तो इसको हम फार इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। अच्छा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता है बताती क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइदर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या क्या फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। आपको पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए। तो यूवी विजिबल बताती है आपको एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, इंफ्रारेड बताती है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। और कैसे बताती है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साकिन नहीं होते, कांस्टेंट वाइब्रेशन की फॉर्म में होते हैं, और जो है हर बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा होता है। हम तो उसे फिक्स्ड समझते हैं ना कि दोनों एटम्स फिक्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ये वाइब्रेशन डिपेंड करती है कि, और उसकी करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कितना है और मैसेस ऑफ बॉन्डेड एटम्स क्या हैं। तो हर बॉन्ड का, हर फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। अब क्या होता है कि हम इंफ्रारेड लाइट जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एक्सपोज करते हैं तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की जैसे डिफरेंट है फ्रीक्वेंसी, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो वो उसकी जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है इंफ्रारेड लाइट की स्ट्रेचिंग या फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है इंफ्रारेड लाइट की और एकदम से ना वाइब्रेशन बढ़ भी जाती है, और वो करेक्टरिस्टिक होती है हर फंक्शनल ग्रुप की। इस वजह से हम पहचान कर लेते हैं कि अगर इंफ्रारेड लाइट इस रीजन में अब्जॉर्ब कर रही है तो ये इस फंक्शनल ग्रुप की पहचान है, और इस यहाँ एब्जॉर्प्शन पीक शो कर रही है कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और इसकी बेस क्या है? वाइब्रेशन है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहते हैं। अच्छा, अभी जो स्पेक्ट्रा होगा वो किस तरह होता है? जैसे यूवी विजिबल में आपके पास एक तरफ वेवलेंथ थी और एक तरफ एब्जॉर्बेंस थी, इसी तरह यहाँ पर भी एब्जॉर्बेंस है एक साइड पे। अच्छा, एब्जॉर्बेंस भी हम कर सकते हैं और इसका ऑपोजिट होता है परसेंट ट्रांसमिटेंस, यानी एब्जॉर्बेंस बराबर होती है 100 ट्रांसमिटेंस के। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी। लेफ़्ट पे आप देखोगे एब्जॉर्बेंस होगी, राइट पे ट्रांसमिटेंस होगी, और दूसरी तरफ आपके पास वेवलेंथ होती है ऊपर, और नीचे लिखी होती है वेव नंबर, जो कि रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। अब मैं आपको एक स्पेक्ट्रा भी शेयर करके बताती हूँ, आपको पता हो कि इसका स्पेक्ट्रा किस तरह से हासिल होता है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है पर्टिकुलर, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हुक्स लॉ से। ये मैंने आपको फार्मूला भी लिख के दिखाया है, और ये डिपेंड कर रहा होता है मैसेस कितने हैं और जो है फोर्स कांस्टेंट यानी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होती है वो कितनी है। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि फ़िक्स्ड होती है। जैसे आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है
तो कार्बन के मैसेज और हाइड्रोजन के मैसेज पुट करके ये वैल्यू निकलती है एंड में 3032 पर सेंटीमीटर वेव नंबर। ठीक है, तो अब जब इंफ्रारेड लाइट इस वेव नंबर और इससे रिलेटेड वेवलेंथ की फॉल करती है इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है और हम पहचान लेते हैं कि हमारे कंपाउंड के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। जी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप्स एंड इन दिस इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड। इसकी रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है कि किसी भी कंपाउंड के पास डायपोल मोमेंट होना चाहिए। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ कि डायपोल मोमेंट जिस जगह पर नलीफाई हो जाएगा तो वहाँ पर इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। किसी भी कंपाउंड को आईआर एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसकी डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट होनी चाहिए। Two compounds will never show similar infrared spectra if they are not enantiomers। ठीक है, अब वेव नंबर में आपको चूंकि यहाँ पे सिखाया गया पर सेंटीमीटर में उसकी यूनिट होता है, तो वेव नंबर क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब नियर आई आर और फार आई आर का भी मैंने आपको बता दिया है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा करके, और इसका यूनिट आपके पास पर सेंटीमीटर आता होता है। अच्छा, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनके पास डायपोल मोमेंट होगा विल गेट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, गेट एक्साइटेड एंड शोज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा विच इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर फंक्शनल ग्रुप। This is all about the principal requirement of infrared spectroscopy। जी, फंडामेंटल वाइब्रेशंस दो तरह की होती हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा होता, रिदमिक मूवमेंट ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स अलोंग द बॉन्ड एक्सिस सच दैट द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसकी मैं आपको एक शेयर भी करती हूँ इंटरनेट से लेके, जहाँ मूव करते हुए दिखाएंगे आपको किस तरह से मूवमेंट फंडामेंटल वाइब्रेशंस की स्ट्रेचिंग जो है हो रही होती हैं। ये सिमेट्रिक होती हैं, दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं, और एसिमेट्रिक भी हो सकती हैं। अच्छा, एक है स्ट्रेचिंग, दूसरी है बेंडिंग। अब जैसे नाम से जाहिर है कि ये बेंड होता है और इसमें ना बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा होता है एटम्स के दरमियान। इसकी डेफिनेशन है रिदमिक मूवमेंट ऑफ एटम्स या group of atoms that cause bonds with a common atom, that is position of atoms changes relative to original bond axis, the interatomic distance remains unchanged, और चेंज होता है इसमें बॉन्ड एंगल। अच्छा, बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो सिजरिंग हो सकती हैं, रॉकिंग हो सकती हैं, वैगिंग और ट्विस्टिंग होती हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल वाइब्रेशंस मैंने बताया दो तरह की हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, और बेंडिंग में सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती कितनी है? ये डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जितने ज़्यादा एटम होंगे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। ईच एटम हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम because 3 coordinates are required to describe the position relative to other atoms and molecule। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल जिसके पास n एटम्स हैं तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 3n होगा। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर 3n क्या होगा? n नंबर ऑफ एटम्स कितने? 3। तो कितनी आपके पास हो जाएंगी आपके पास वाइब्रेशंस होंगी 9 टाइप्स की। ठीक है, अब CO2 में अगेन 3 है तो इसमें भी 9 टाइप ऑफ वाइब्रेशंस होंगी। लेकिन वाटर आपको पता है कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस आएगा नंबर के अंदर। अब अच्छा, अब इन 9 में से जैसे हमने देखा, या 3n मैंने बताया नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हैं वो
डिस्क्राइब करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन को शो करते हैं। और इसके अलावा जो 3 अदर होती हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करती हैं रोटेशन को। ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 3 मैंने बताया है ट्रांसलेशनल मोशन को, और 3 जो है रोटेशन को शो करती हैं जबकि मॉलिक्यूल हम आपके पास नॉन लीनियर हो, जैसे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वाटर है। और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशन को डिस्क्राइब करती हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम देखते हैं ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से कि हमने कितने टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पढ़े हैं। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है जैसे वाटर है, उसमें रिमेनिंग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर में मैंने आपको बताया 3 ट्रांसलेशनल हैं और 3 रोटेशन को प्रेजेंट करती हैं। तो 3n-6 उस वो क्या चीज़ें होती हैं, वो जो 3n-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, वो असल में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। ठीक है, और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो जिस तरह मैंने कहा कि लीनियर मॉलिक्यूल में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो रोटेशन को डिस्क्राइब करती हैं, तो उसमें 3n-5 यानी बाकी जितनी बचेंगी वो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स को शो करेंगी। तो ये क्लियर है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें उसकी, तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है 3n। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो ये 9 आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही हैं। अब आपको पता है 3 इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, 3 जो है आपके पास वो रोटेशन को जाहिर करती हैं। तो 3n-6 यानी 9-6 3 जो हैं वो फंडामेंटल वाइब्रेशंस है। वो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा होगा IR आपके पास। अब स्ट्रेचिंग है, वो 3 फंडामेंटल वाइब्रेशंस में से आपको मैं इंटरनेट से लेके दिखाती हूँ कि बल्कि ये दिखाया गया हुआ है इस पिक्चर में जो ऊपर है कि स्ट्रेचिंग 2 होती हैं और 1 बेंडिंग होती है। एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, एक एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। और इसके अलावा जो है बेंडिंग वाइब्रेशन में सिजरिंग होती है इसमें। तो टोटल आपके पास वाइब्रेशंस इस तरह से आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे 3 × 3 = 9। उसके अंदर आपको पता है 3 ट्रांसलेशनल मोशन को प्रेजेंट करती हैं, वो निकल गई। 9 - 3 6 हो गई। अब लीनियर मॉलिक्यूल है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट करती हैं रोटेशन को। 9 - 5 कर लें, ठीक है, तो आपके पास 4 फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगी। ठीक है, 3n-5 हो गया लीनियर के लिए। अब वो 4 फंडामेंटल वाइब्रेशंस जाहिर होती हैं आपके IR स्पेक्ट्रा में। वो कौन सी हैं? 2 स्ट्रेचिंग है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और 2 हैं बेंडिंग, जिसमें से एक है सिजरिंग और एक है आपके पास सिजरिंग ही है, दोनों प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। ठीक।